हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या होता है? जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या का वितरण कहलाता है। राइट, क्या कह रहा है? जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। एक भूगोलवेत्ता हुए जॉर्ज बी क्रेसी, उन्होंने एशिया की पॉपुलेशन के बारे में कुछ शब्द बोले। उन्होंने बोला कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ढंग से समझेंगे। इसको समझने के लिए ये प्रारूप ध्यान में रखें। क्या बोला है कि विश्व की जनसंख्या का टोटल परसेंट 90% जनसंख्या 10% स्थल पर रहती है। क्या बोला है? टोटल 90% जनसंख्या 10% स्थल पर रहती है और 10% जनसंख्या टोटल 90% स्थल पर रहती है। इसको इससे समझ सकते हैं। 2015 में पूछा हुआ है। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, जहाँ पर स्थल ज्यादा है वहां पर तो पॉपुलेशन कम है, और जहाँ पर कम स्थान है, लैंड कम है, वहां पर लोग क्या है, ज्यादा। ठीक है, आगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। 2024 जुलाई के अकॉर्डिंग तो भारत फर्स्ट में भारत आ गया। 100 142.60 करोड़ के समथिंग अनुमानित जनसंख्या है। इसको, इन देशों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक लेके आए। ट्रिक है हमारे पास में, CIA और IB, यानी कि चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। ये ट्रिक याद कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि चैप्टर विश्व जनसंख्या से रिलेटेड था, इसलिए। नेक्स्ट हम करते हैं बात जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या होता है? किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और उस देश के या उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लेट्स सी, मान लेते हैं ये क्षेत्र है, इसकी टोटल जनसंख्या मान लेते हैं 1500 है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 100 है। तो इसको भाग देंगे, तो टोटल पॉपुलेशन और बटा टोटल एरिया, तो भाग देंगे तो दो कितना हुआ, यानी कि 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या व उस देश के क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। होगा यहाँ तक? चलो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, इसी सूत्र से हम दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। टोटल जनसंख्या बटा टोटल क्षेत्रफल। ये एग्जांपल है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए 10,000 है और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 100 किलोमीटर है। तो उसका घनत्व क्या है? क्योंकि एक बार 2015, शायद 2015 में पूछा हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल लेके पूछ लिया उन्होंने कि उस क्षेत्र का घनत्व बताइए आप। तो हम सूत्र के हिसाब से रख देंगे कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, तो उसका कितना आ गया? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। देखिए आपके सामने लिख रखा है 2014, 2015 और 2023 में पूछा है। 24 में नहीं पूछा, तो 25 में पूछने की उम्मीद ज्यादा है। आ जाइए, कुछ महाद्वीपों के हिसाब से दे रखा है घनत्व। एशिया में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? एशिया महाद्वीप में 146। कितना रहते हैं? 146। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एशिया में भारत आता है, तो ये दे भी रखा है बुक्स में, तो ये ध्यान में रखना है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 59.5% सर्वाधिक है, ये ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट याद होना चाहिए और सबसे लास्ट याद होना चाहिए। ओशियनिया का पता रखना है, सबसे कम पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा महाद्वीप में किसमें है? एशिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है भौतिक या भौगोलिक। देखिए बोर्ड में ये दोनों वर्डों को यूज किया गया है। पेपर सेटर भौतिक भी दे सकता है, भौगोलिक भी दे सकता है, दोनों वर्ड का मतलब एक ही है। ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कितने हैं? 4 कारक है, जैसा कि हमने नीचे डायग्राम में बनाया है।
ये डायग्राम आप ऐसे यूज कर सकते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पहला है भू आकृति, दूसरा है मृदा, तीसरा है जल, चौथा है क्लाइमेट। समझाते हैं कैसे। लोग वहां ज्यादा रहेंगे जहां समतल मैदान ज्यादा होंगे। राइट। राइट। कृषि हेतु जमीन या भूमि उपजाऊ होगी। कृषि हेतु जल की उपलब्धता होगी या पीने हेतु जल की उपलब्धता होगी। रहने हेतु अनुकूल जलवायु होगी। राइट। ये मतलब, इसका मतलब हुआ ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो लोग वहां ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं जहाँ समतल मैदान हो, उबड़ खाबड़ जमीन ना हो। ठीक है। मृदा की मृदा कृषि हेतु मृदा उपयुक्त हो, अर्थात उपजाऊ मृदा हो। पीने और कृषि करने योग्य जल उपलब्ध हो। अनुकूल जलवायु हो। ठीक है। आइए देखते हैं इनको विस्तार से। भू आकृति। लोग समतल मैदानों में और मंद ढालों पर रहने की वरीयता देते हैं, मतलब प्राथमिकता देते हैं। लोग तिरबडाल वाले क्षेत्रों में नहीं रहते हैं, मंद ढाल बोला है, जैसा कि ये हो गया तिरबडाल और ये हो गया मंद ढाल। तो मंद ढालों पर रहना लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर कृषि का उत्पादन अच्छे से किया जा सकता है और सड़कों का निर्माण या अति आवश्यक सुविधाओं का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये आपको याद हुआ बुआ करती, जैसे कि गंगा के मैदानी भागों में। नेक्स्ट है मृदा शोल। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में लोग या जनसंख्या रहना ज्यादा प्रेफर करती है, या लोग उन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं जहाँ कृषि या उससे जुड़ी अन्य क्रियाओं के लिए अनुकूल हो। वो क्षेत्र कृषि और उससे जुड़ी हुई अन्य क्रियाओं के लिए अनुकूल हो। जैसा कि भारत का उत्तरी मैदान है, गंगा का उत्तरी मैदान है, उस एरिया में जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। क्यों? पहला समतल भी है। ठीक है। दूसरा, कृषि हेतु उपयुक्त भी है। ठीक है। तीसरा, जल की उपलब्धता भी है। और चौथा, जलवायु भी अनुकूल है। इन सभी रीजन की वजह से भारत के मध्य भारत या उत्तरी भारत के गंगाई मैदानों में जनसंख्या का जमाव ज्यादा है। नेक्स्ट, जल की उपलब्धता। जहाँ पीने और कृषि कार्य करने हेतु जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे नदी घाटी क्षेत्रों में लोग रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। फोर्थ, क्लाइमेट। विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में लोगों को असुविधा होती है। लोगों को अनुकूल जलवायु क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है। प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में लोग रहेंगे नहीं। उनके जो क्लाइमेट है वो उनके अनुकूल होनी चाहिए, उन क्षेत्रों में रहना प्रेफर करते हैं लोग। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा जलवायु वाला प्रदेश क्षेत्र है, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक देख लेते हैं हम। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। देखिए डायग्राम बना रखा है हमने, आपको सेम डायग्राम यूज करना है। 23 और 22 में पूछ रखा है, 2023 और 2022 में पूछ रखा है पीवाईक्यू। तो ध्यान में रखेंगे। पहला है खनिज, दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा है नगरीकरण। ठीक है। खनिज क्या है? देखिए, जिन क्षेत्रों में खनिज भंडार अधिक पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में खनिज भंडार अधिक पाए जाते हैं, वो खनिज भंडार वाले क्षेत्र लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं। क्यों? रोजगार की तलाश में, या वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, इसलिए वो लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं। इससे लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं तथा कुशल और अर्धकुशल लोग इन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं या आकर्षित होते हैं। तो वो इन क्षेत्रों में जाकर रहने लग जाते हैं और यहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अफ्रीका की कटंगा घाटी, जाम्बिया, भारत जाम्बिया की तांबा घाटी। हमारे भारत में बात करें तो कुछ क्षेत्र जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में खनिज पट्टियां ज्यादा हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में अर्ध कुशल श्रमिक भी ज्यादा हैं।
क्यों? क्योंकि वो काम की तलाश में इन क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। प्रवास क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं, लेकिन एक इतना सा ध्यान रखिए, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं लोग काम की तलाश में। पुरुष प्रवास करते हैं काम की तलाश में, महिलाएं प्रवास करते हैं विवाह के कारण। ठीक है, आगे नेक्स्ट, नगरीकरण। नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, परिवहन साधन उपलब्ध होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है, तो वो सुविधाओं, सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नगरीय क्षेत्रों या नगरों में जाकर बसने लग जाते हैं। तो देखिए, जिन क्षेत्रों से वो छोड़ेंगे या जिन क्षेत्रों को छोड़ेंगे वो, तो वहाँ की जनसंख्या में तो कमी आएगी। जहाँ जाकर वो बसेंगे तो वहाँ की जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिकरण। क्या देख रहे हैं, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिक पेटियां रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध करवाती है। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। क्लियर हुआ? तीन चीजें देखी हमने, दोबारा देख लीजिए डायग्राम से। क्या देखा कि खनिज वाले क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में खनिज के भंडार अधिक पाए जाएंगे, वहां वो क्षेत्र लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार के अवसर उन क्षेत्रों में अधिक होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में देखिए, इतना सा पॉइंट याद रखना, रोजगार के अधिक अवसर हो जाने की वजह से बड़ी संख्या में लोग वहां जाकर रहने लग जाते हैं। और नगरीकरण आप देख ही लिए, सुख सुविधाओं की वजह से ग्रामीण से नगरी की ओर प्रवास होता है। चलो नेक्स्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कुछ लोग धार्मिक और सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को और आकर्षित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अशांति वाले क्षेत्रों को छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक शांति वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं। सपोज कीजिए, आपने देखा होगा कि जहां अशांति फैली है या जिन क्षेत्रों में अशांति है, लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर शांति वाले क्षेत्रों में रहने लग जाते हैं। जैसे अधिकतर तो गाँवों में तो यही होता है कि लोग ढाणियों को छोड़कर और खेतों में जाकर रहने लग जाते हैं। और वो रीज़न होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ाई झगड़ों की वजह से। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लोग अशांति वाले क्षेत्रों को छोड़कर शांति वाले क्षेत्रों की ओर रहने लग जाते हैं। ग्रामीण पर सिटी में तो ये भी देखा गया है कि जहाँ धार्मिक स्थल ज़्यादा हो, आसपास हो, उन क्षेत्रों की ओर लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे मंदिर, ऐतिहासिक स्मारक आदि। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, 2017 में पूछा है, तो इस बार पूछने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, क्या होता है, तो आप पढ़ाने से पहले समझिए, कोई एक क्षेत्र ये है। ठीक है, ये 2011 है, ये 2022 के अनुसार है, मान लेते हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या 2011 के अनुसार 5,000 थी, अब 10,000 हो गई है। तो आप देखिए, एक ही क्षेत्र की दो अलग अलग समयों में जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, राइट? बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है, परिवर्तन हुआ है। तो हम कह सकते हैं किसी दो समय अंतरालों में किसी क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, आई होप कि। आगे देखते हैं, किसी क्षेत्र में समय के साथ एक निश्चित समय अवधि हमने ले लिया 2011, अब 2021 का डेटा आएगा, तो इस समय अवधि में उसमें परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या में, तो वहां बसे हुए लोगों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा परिभाषा को चेंज करके लिख सकते हैं कि किसी दो समय अवधि में किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में व्यक्त की जा सकती है। धनात्मक, दो समय अंतरालों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और ऋणात्मक, किसी क्षेत्र में जनसंख्या में कमी का होना। सूचक, जनसंख्या वृद्धि के सूचक कौन कौन से हैं? उसकी आर्थिक प्रगति,
सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक व सामाजिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ये ध्यान में रखना क्योंकि पूछता है ऐसे शब्द। नोट, ये अलग से ध्यान रखिए कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64, 1.64, ये याद रखेंगे, एक नंबर का सवाल बनाता है। और 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.64, 17.64। वार्षिक वृद्धि दर कितनी होती है कि एक साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1.64 हुई है। और 10 की वृद्धि दर, 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसे कितनी हुई है? 17.64। प्राकृतिक वृद्धि दर की गणना, जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु। इसका एक सूत्र याद रखेंगे, ये एपिसोड में पूछ रखा है कई बार। जन्म माइनस मृत्यु। वार्षिक वृद्धि दर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिए। वार्षिक वृद्धि दर क्या होती है? जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये क्या होते हैं आगे देखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, इसके पूछने की संभावना अभी है, तो 3 स्टार लगा लेंगे। 2022 में पूछ रखा है, क्या कौन कौन सा है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। आगे देखते हैं क्या है। आपको डायग्राम ऐसे ही यूज करना है, ध्यान रखिए। आगे चलो, जन्म दर क्या होती है? प्रति हजार स्त्रियों द्वारा, प्रति हजार स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में जीवित बच्चों का अनुपात। दोबारा देखेंगे, प्रति हजार, इस सूत्र से समझे। किसी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जीवित बच्चे, प्रति हजार स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे, वह टोटल पॉपुलेशन, उनके मध्य की पॉपुलेशन गुणा हजार। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मृत्यु दर। कुछ नहीं करना, जहां पर जीवित लिखा हुआ है वहां मृतकों की संख्या आ जाएगी, बस सेम चीज होगी। प्रति हजार स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में से मृतकों की संख्या, इतना सा चेंज करना है, परिभाषा दोनों सेम हो जाएगी। क्लियर हो गया? आ जाओ, सूत्र भी ध्यान में रखना है। प्रवास, माइग्रेशन, जब लोग देखिए, हमने देखा पुरुष प्रवास करता है काम की तलाश में, यानी कि रोजगार की तलाश में, राइट। आ जाओ। और स्त्री प्रवास करती है विवाह के कारण, राइट। तो देख लेते हैं, जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं। यह प्रवास स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी होता है, मौसमी होता है, यानी कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार। ठीक है, धाराएं कौन कौन सी है? गांव से गांव जाते हैं लोग, गांव से नगर जाते हैं, नगर से नगर जाते हैं, नगर से गांव जाते हैं। ये याद रखेंगे, प्रवास करने का तरीका है ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। प्रवास कैसे कैसे कर रहे हैं लोग? एक तो उद्गम स्थान, एक है गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान क्या होता है? वह स्थान, जिस स्थान से लोग चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। और वह स्थान जहां पर लोग आगमन करते हैं, जिसको छोड़ा है उसको उद्गम स्थान, जहां पर लोग आगमन कर रहे हैं नए स्थान पर, उसको गंतव्य स्थान। ठीक है, तो समझेंगे ये क्या बोल रहा है। टॉपिक ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए आप इस स्थान पे हैं, तो जहां से आप छोड़ेंगे तो वहां की जो जनसंख्या में तो कमी होगी, और आप नए स्थान पर जा रहे हो यानी कि आगमन कर रहे हो, तो वहां की पॉपुलेशन में क्या होगी? वृद्धि। तो समझेंगे कि जनसंख्या में तो यहाँ, जिस स्थान को छोड़ेंगे वहां की जनसंख्या में तो कमी होगी, और जिस स्थान पर आप जाओगे वहां की जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो वह स्थान जहां से हम जाते हैं तो उसे तो उद्गम स्थान कहते हैं, वह स्थान जहां हम आगमन करते हैं नए स्थान पर, तो उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रवास व्यक्ति के रूप में, आप्रवास और उत्प्रवास। मान लीजिए ये व्यक्ति नए स्थान पर जाते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है। और नए स्थान, एक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इसमें स्थान छोड़ा जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है व्यक्ति स्थान छोड़कर, और स्थान पर आ रहा है व्यक्ति, यहाँ पर नए स्थान होगा, यहाँ से छोड़ा जा रहा है।
तो इसका मतलब है यहाँ जनसंख्या में वृद्धि होगी, यहाँ जनसंख्या में कमी होगी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? प्रतिकृष कारक, अपकृष कारक। बोर्ड को पता नहीं अपकृष कारक से कितना लगाव क्यों है, बार बार 23, 22, 24 में पूछ रखा है कि प्रवास के कोई दो अपकृष कारक बताइए। इस बार उम्मीद है कि दोनों में या तो अंतर पूछेगा या प्रतिकृष कारक पूछे। जो भी हो आप देख लीजिए अच्छे से एक बार। बेरोजगारी, तो देखेंगे पहला है प्रतिकृष कारक में, ये नेगेटिव है। आप लगाओ ना आइडिया कि लोग प्रवास करते क्यों हैं। पहला, उनके पास रोजगार नहीं होता, वो बेरोजगार होते हैं, इस वजह से रहन सहन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए उनके पास निम्न दशाएं होती है। प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, महामारियां आदि। क्लियर हुआ? लोग नए क्षेत्र की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ रोजगार के क्या होते हैं? अच्छे अवसर, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं होती हैं, अनुकूल जलवायु होती है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होती है, चिकित्सा सुविधाएं होती है। मतलब क्या है? ये हम ये भी कह सकते हैं कि अशांति वाले क्षेत्रों को छोड़कर लोग शांति वाले क्षेत्र की ओर भी प्रवास करते हैं। थोड़ा याद हो गया? दोबारा देख लीजिए। नेगेटिव, आप सोचो ना कि अब प्रवास लोग करते क्यों हैं? उनके पास रोजगार नहीं होगा, जीवन निर्वाह के साधन नहीं होंगे, प्रतिकूल जलवायु की वजह से, प्राकृतिक विपदाएं या बाढ़, भूकंप, महामारियां आदि। लोग किन क्षेत्र की ओर जाएंगे? जहां पर रोजगार के अच्छे अवसर होंगे, रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी, अनुकूल जलवायु होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी आदि। ठीक है, ये समझ में आया? आगे, जनसंख्या को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? देखिए, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से देखें तो इसको, तो फिर भी किताब की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहला, परिवार नियोजन। वो कहते हैं ना कि दो ही बच्चे सबसे अच्छे। वो ये स्लोगन यूज कर रही थी गवर्नमेंट, लेकिन अब तो फिर भी इसको मना कर दिया गया। परिवार नियोजन पहला, यानी कि फैमिली प्लानिंग। आजकल दो ही बच्चों को रेफर करते हैं, दो तो कहाँ, एक ही बच्चों को रेफर करने की बात करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा परिवार है उतना खुशहाल परिवार है। ये ऐसी धारणा बनी हुई है। महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। ठीक है, अब महिला के स्वास्थ्य में सुधार, जितना ज्यादा सुधार होगा तो जनसंख्या को कंट्रोल अच्छे से किया जा सकेगा। जन जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन चलाकर, बड़े परिवारों अभियानों के प्रति जागरूक कर कर, बड़ी परिवारों को, छोटे परिवारों को महत्व बताकर, बाल नीतियों को इसके साथ ही सरकारी योजनाओं या सरकारी स्कीम्स का लोगों को लाभ बताए, उनके बारे में जागरूक करना, ताकि लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। समझ में आया? ये 3 नंबर में पूछ सकता है। कोई ऐसे बोलेगा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कोई 4 कारक बताइए या 4 उपाय बताइए, तो आप इनको ध्यान रखेंगे अच्छे से। और जब भी आपसे ऐसे पूछे तो आप जब भी आपसे ऐसे पूछे तो आपको इनको रोमन संख्या में पॉइंट बना बना के लिखना है। जैसे समझ में आ गया? ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक व्यक्ति हुए थॉमस मॉल्थस। कौन है? थॉमस मॉल्थस। इन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने पर कुछ सब उपाय बताए थे। ये सभी इसके क्या है? उपाय। क्या है? उपाय। क्या बोला है? कि लोगों की जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। इन्होंने जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में कुछ बोला था, और बोला क्या है कि खाद्य पदार्थों में तो कमी आ रही है और लोगों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। यानी कि खाने को कम है और साधन और खाने वाले ज्यादा हैं। सीधी बात है। ठीक है, तो वो देख लीजिए दोबारा। लोगों की संख्या में तो कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है, और खाद्य पदार्थों की में कमी हो रही है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम अकाल, महामारियां, वृद्धि, युद्ध के कारण तेजी से गिरावट आती है।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट, संसाधनों का सतत प्रयोग, लगातार प्रयोग, सीमित मात्रा में प्रयोग। क्लियर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है परिवार नियोजन को बढ़ाकर, फैमिली प्लानिंग को बढ़ाकर भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दोबारा देख लेंगे एक बार क्या बोलना चाह रहा है वो दोबारा देखिए। थॉमस माल्थस ने बोला कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित क्या बोला देखिए। पहला, लोगों की संख्या खाद्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम अकाल, महामारियां, युद्ध के कारण तेजी से गिरावट आती है। संसाधनों का सतत प्रयोग या सतत विकास, परिवार नियोजन को बढ़ाकर। ये 4 कारणों को आपको ध्यान रखना है। उपायों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सिद्धांत है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। क्या होता है? किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, वह भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाना, यही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। समझाते हैं कैसे। मान लेते हैं ये एरिया है, इसकी जनसंख्या के बारे में बता रहा है, वर्णन कर रहा है। कैसे? कि शिक्षित है कि अशिक्षित है, बेरोजगार है कि बेरोजगार है, जो भी है वर्णन कर रहा है। साथ ही आने वाले टाइम में इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होगी, कैसे लोग होंगे, शिक्षित होंगे, क्या लोगों के पास रोजगार होगा, ये सभी चीजों का पूरा अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जैसे इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि उन्होंने किसी क्षेत्र की जनसंख्या अनुमान लगाया कि वो ग्रामीण है, खेतिहर है, अशिक्षित है। तो वहां के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से चेंज हुआ। देखो, नगरीय, शिक्षित, औद्योगिक चेंज हुआ। ठीक है। आगे, इन क्षेत्रों में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को चेंज करके निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ चिकित्सा सुविधाएं कम है, भोजन पदार्थों की कमी है। ठीक है। यहाँ पर इन सब की क्या होगी? वृद्धि होगी। आओ, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था देख लेते हैं। ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं? पहला पॉइंट कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों ऊपर बनी रहती है, मतलब दोनों समान है। तो दोनों, जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, तो जनसंख्या बढ़ेगी क्या? नहीं, स्थिर रहेगी, धीमी बढ़ेगी अगर बढ़ेगी तो। क्लियर हुआ? कारण क्या है दोनों को ऊपर बने रहने का? महामारियां, भोजन का अभाव, सुविधाओं की कमी। दोबारा देख लेंगे। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर बने रहने के कारण क्या है? महामारियां, भोजन का अभाव, सुविधाओं की कमी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अधिकांश लोग खेतिहर हैं, मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और अशिक्षित है। ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि कैसी है? धीमी, मंद है, बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट, जीवन प्रत्याशा निम्न है। ये ध्यान है कि जीवन प्रत्याशा क्या है? निम्न है। क्यों है? लोग अशिक्षित ज्यादा हैं। 200 वर्ष पूर्व सभी देश इस अवस्था में आते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे अफ्रीका के कांगो, गाना, युगांडा। क्लियर हुआ? याद रखेंगे। द्वितीय अवस्था क्या बोल रहे हैं? प्रारंभिक यानी कि शुरुआती सालों में तो जन्म दर उच्च है, समय के साथ ये क्या होती है? घटती जाती है। समय के साथ क्या होती है? घटती जाती है। यह घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। किसके साथ आती है? घटती हुई मृत्यु दर के साथ। जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि। भाई सीधी बात है, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जनसंख्या में क्या होने वाली है? वृद्धि। क्लियर हुआ? रीजन क्या है इनके बढ़ने की? चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होना, खाद्य पदार्थ या भोजन में वृद्धि होना। जैसे अफ्रीका, सोमालिया, ठीक है, अंगोला। तृतीय अवस्था, जन्म और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है, कम होती है। ठीक है। जनसंख्या या तो घटती है या फिर मंद हो जाती है। ठीक है। इस अवस्था में परिवार के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। इस अवस्था में लोग शिक्षित और नगरीय हो जाते हैं। देशों के नाम जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। क्लियर हुआ?
हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ये ध्यान रखेंगे, बोर्ड ऐसे पूछ सकता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था बताइए अलग से, क्योंकि बड़ा सवाल नहीं बनाएगा यहाँ से, बड़ा सवाल बनने की गुंजाइश नहीं है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लेकिन टॉपिक पूछा हुआ नहीं है तो ये पूछने की संभावना है, या तो वो इतना पूछेगा 1.5 नंबर में, तो हमें यही ध्यान रखना है, या इनकी अवस्था ही पूछेगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आपको ध्यान में रखना है इन टॉपिक्स को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन ठीक से चल रहा होगा। जो भी चीज़ नहीं आए आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम कर पाए। क्लियर हुआ? तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तब तक आप पढ़िए अच्छे से। बाय बाय।